अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊ, लेक्चरर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हमारा टेस्ट नंबर 8 कंडक्ट हुआ सॉल्यूशन केमिस्ट्री का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। न्यूमेरिकल के हवाले से न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इसके अलावा मोलैलिटी हो गया, पीपीएम हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, तो और इसके अलावा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से देखते जाएँ और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएँ। Question number 1, which of the following colligative property can provide molar mass of protein? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो कि प्रोटीन के बारे में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं प्रोटीन्स के मास फाइंड आउट करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ हीटेड। जब सोडियम क्लोराइड का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है। क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड रहता है, बिकॉज इसके जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ऑल दी सल्यूट जो है ना, सल्यूट पार्टिकल जो हैं इसके, वो सारे के सारे टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं हीट करने से। सो रिमेन अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज़ फॉर्म। ये क्वेश्चन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से। यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा वेपर प्रेशर का इंक्रीज़ होना, दीज आर ऑल दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ, नोट कर लें, नंबर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये सल्यूट और सॉल्वेंट की नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि उनकी नेचर पे डिपेंड करती हैं। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर होंगे उतना ही ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो यहाँ देख लें कि इस केस में अगर हम बात करें तो 0.1 मोलर जो बेरियम क्लोराइड है, तो ये बनाता है Ba2+ और क्लोराइड आयन। तो इस तरह जो नंबर ऑफ़ आयन्स हैं, एक आयन इसका है और इस तरह 2 क्लोराइड आयन है, तो टोटल नंबर ऑफ़ 3 आयन्स हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। जबकि यहाँ देखें तो यहाँ भी 2 पार्टिकल्स बनेंगे, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन, यहाँ भी पोटाशियम आयन क्लोराइड आयन, और इसमें तो फिर फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें तो आयन्स होते ही नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन दी 2.5 लीटर एंड 0.5 मोलर एक्वा सोल्यूशन। मोलैरिटी गिवन है, ठीक है, क्या दी है, मोलैरिटी गिवन है, और इसके अलावा वॉल्यूम गिवन है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स पूछा गया है। देखिए, मोलैरिटी का सिंपल फार्मूला होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो आप सिंपल मोल्स निकालने के लिए मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर लें, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी। 0.5 मोलर मल्टीप्लाई 2.5, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 1.25 मोल्स, इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन P एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट P0, प्योर सॉल्वेंट का गिवन है। तो ये राउट्स लॉ है, बिल्कुल ये राउट्स लॉ की एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है। तो राउट्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर होता है इन दिस केस, प्योर जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन होता है वो प्योर सॉल्वेंट और उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन है, एफएससी बुक में भी गिवन है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ड्यूरिंग दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सोल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। जब फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन होती है तो ये ग्राफ एफएससी की बुक में गिवन है। तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम स्टेट में आती है, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट, ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंसेप्ट है, ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसके नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उसकी जो उतनी ही क्या होगा, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उतना ही हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस केस में देखें एल्यूमिनियम सल्फेट में तो Al2SO4 थ्राइज, क्या है, Al2SO4 थ्राइज। तो इस केस में देखें तो ये 2 आयन्स जो हैं वो किसके बनते हैं, एल्यूमिनियम के, और साथ 3 आयन्स जो हैं वो किसके बनते हैं, वो सल्फेट के बनते हैं। तो टोटल 5 हो गए। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ आयन्स हैं, तो इट मीन इसकी जो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू होगी। बाकी फिर इसमें देखें पोटाशियम क्लोराइड है, तो इसमें भी एक इसका होता है पोटाशियम, एक क्लोराइड है,
इसी तरह ये भी सेम ऑप्शन रिपीटेड है, तो इसको आप देख लें, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन दी different solute particle is more than the similar particles then the deviation from the Raoult's law। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखें जो राउट्स लॉ जो डेविएशन है वो 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव डेविएशन होती है और एक नेगेटिव डेविएशन होती है। ये जो कंडीशन है कि जब ए बी जो है जब डिफरेंट सल्यूट के पार्टिकल्स जब अट्रैक्ट करते हैं ए बी के साथ जो है, जब ये ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दी ए और बी बी, तो इस केस में जो डेविएशन होती है उसको कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन। क्या कहा जाता है? नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है। और इसी तरह अगर हम डिफरेंस करें तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, बेसिकली नेगेटिव डेविएशन में जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, यानी कि डिक्रीज़ कर जाता है, लेस दैन क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसी तरह जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, इंथाल्पी की वैल्यू, वो भी क्या होती है, लेस दैन ज़ीरो होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इस केस में। इनकी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो कर सकते हैं? तो इस केस में अगर हम बात करें तो वाटर है प्लस HCl है, तो इनकी जो अट्रैक्शन है दोनों की वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी, बजाय हम बात करें कि वाटर के साथ अगर हम अट्रैक्शन बात करें तो ये इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी वाटर की HCl के साथ होती है। तो ये नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। इसी तरह इसकी और एग्जांपल लेते चलें, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, ये भी नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल है। इसी तरह एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी नेगेटिव डेविएशन है। इस तरह बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी नेगेटिव डेविएशन है। इस तरह अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। और इस तरह डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इनकी एग्जांपल की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं वाटर और एथेनॉल, H2O एंड एथेनॉल, दिस इज़ दी पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल है। इसी तरह बात करें एसीटोन और बेंजीन की, एसीटोन प्लस बेंजीन, ये भी पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल है। इस तरह बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, किसके पास मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी? देखें ये भी सॉलिड है तो ये भी इतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा। इस तरह सोडियम क्लोराइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। क्लोरीन भी किस फॉर्म में होती है, ये गैशियस फॉर्म में होती है। तो ब्रोमीन जो है दिस इज़ दी इन दी लिक्विड फॉर्म और लाइक डिसॉल्व लाइक है। इसके अलावा ये नॉन पोलर भी है, ये भी कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिक्विड फॉर्म में है, ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर है, ब्रोमीन भी नॉन पोलर है। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर कंटेन्स, वाटर में जो शुगर का जो सोल्यूशन होता है दिस कंटेन द फ्री मॉलिक्यूल्स, इसके पास कोई आयंस मौजूद नहीं होते, ओनली वन द फ्री मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। कितने होते हैं, फ्री मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट सोल्यूशन हैविंग पॉजिटिव बिहेवियर फ्रॉम द राउट्स लॉ। अभी मैं ये सारी डिस्कशन करवा चुका हूँ प्रीवियस MCQ में। जब पॉजिटिव डेविएशन होती है तो इस केस में डेल्टा वी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। इस तरह डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पॉजिटिव डेविएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, वो कहता है कि 200 ppm सोल्यूशन है ग्लूकोज का 500 ml वाटर में, तो ग्लूकोज की कितनी अमाउंट होगी? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। देखें इसको हम 2 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो जो डायरेक्ट फार्मूला है, ppm का फार्मूला होता है ppm दैट इज इक्वल टू मैस, आपने याद रखना है किस में लेना है, ग्राम में, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो हमने लेना होता है ml में, मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करें जी, हमने फाइंड आउट करना है मैस। तो ppm हमारे पास है 200 ppm है, m हमने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम हमारे पास है 500 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। तो इसका आंसर आ जाता है 0.1। कैलकुलेट करें 0.1 आएगा। इसके अलावा एक और मेथड भी है, अगर आप उससे करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि 1 ppm इक्वल होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर के, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, हमने 200 ppm लेना है, इसको जब हम 200 करेंगे तो डेफिनेटली ये जो ppm है ये इसकी अमाउंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये भी 200 हो जाएगा। तो 200 मिलीग्राम पर लीटर है, तो इसका मतलब इसको हम 1000 ml भी लिख सकते हैं, 1000 ml इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमारी एक कंडीशन तो कंप्लीट हो गई, 200 ppm भी होगा, हमने बनाना है इसको 500 ml। तो 500 कैसे बनाएंगे, तो हम इस तरह करते हैं कि इसको 100 कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 200 दैट इज़ इक्वल टू, जब इसको हम 100 करते हैं 100 ml तो 10 टाइम डिक्रीज़ होता है, तो इस तरह इसका जो है और इसके साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये भी 10 टाइम डिक्रीज़ होगा, तो इट मीन 20 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाएगा। अब हमने करना है क्या, 500 करना है। जब हम इसको 5 टाइम इंक्रीज़ करेंगे ये वाला फैक्टर, इसका मतलब है जब हमने इसको 5 टाइम इंक्रीज़ किया, 500 किया, तो इसको भी आपने 5 टाइम इंक्रीज़ करना है। तो इसमें 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 100 मिलीग्राम हो जाएगा। तो ये है जी करेक्ट कंडीशन। अब 100 मिलीग्राम जो है इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 0.1 ग्राम। तो 2 मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने का, बहुत ही दोनों ही सिंपल हैं, जो आपको ईजी लगे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, नॉर्मेलिटी ऑफ 500 ml सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ 500 ml वॉल्यूम गिवन है कंटेनिंग 3.7 ग्राम, मैस भी गिवन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, ठीक है। तो इस केस में हमने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए जो नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है, नॉर्मेलिटी दैट इज़ इक्वल टू मैस ओवर इक्विवेलेंट वेट, नोट कर लें। मोलैरिटी में हम लेते हैं मोलर वेट, नॉर्मेलिटी में हम लेते हैं इक्विवेलेंट वेट, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर हम ml में लेंगे तो ऊपर 1000 लिखेंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो इस केस में n दैट इज़ इक्वल टू मैस हमारे पास है 3.7 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में देखें तो इसका मोलर वेट कितना होता है, 74 ग्राम पर मोल होता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो इक्विवेलेंट वेट होता है, जितने नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल आयन होते हैं उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसकी वैल्यू जाती है 37, कितनी जाती है 37, तो इक्विवेलेंट वेट है 37, तो 37 को डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1000, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 500 है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। इसको पॉइंट एंड करें तो 10 आ जाएगा नीचे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 हो गया। आप सिंपल भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, नो देयर इज़ नो नीड ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। 37 से 37 कैंसिल, 2 को 10 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.2 नॉर्मल इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करें, ठीक है, और उसके बाद इसका सिंपल फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी दैट इज़ इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन। तो ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, लॉ विच रिलेट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस टू इट्स प्रेशर इज़, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को प्रेशर के साथ अगर रिलेट किया जाए तो ये कौन सा लॉ डिस्क्राइब करता है, राउट्स लॉ नहीं, नर्नेस्ट लॉ नहीं, ऑसवर्ड लॉ नहीं, हेनरी लॉ इसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। कौन सा लॉ इसको डिस्क्राइब करता है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है कि जो प्रेशर ऑफ गैस होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जिसको x से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि P दैट इज़ इक्वल टू kx, बेसिकली ये इक्वेशन है हेनरी लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, नॉर्मेलिटी ऑफ 2.3 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका सिंपल फार्मूला है, अगर आपको नॉर्मेलिटी गिवन हो तो मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर मोलैरिटी गिवन हो तो नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी दैट इज़ इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4 में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन आयन है, कितने हैं, 2 हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन है, नॉर्मेलिटी दैट इज़ इक्वल टू मोलैरिटी है 2.3, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल कितने हैं, 2 हैं, मल्टीप्लाई करें तो 4.6 इसका नॉर्मेलिटी आंसर आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट। देखें ये जो रिलेशन दिए गए हैं इसको कहा जाता है वांट ऑफ इक्वेशन। इन इक्वेशन को क्या कहते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन, जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। क्या देती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। वांट ऑफ इक्वेशन कहती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट किया गया है।
कि ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन, किसी भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो उनके नंबर ऑफ मोल जितने ज़्यादा होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये सिंपल आइडियल गैस को फॉलो करती है जिस तरह हमने पढ़ रखा है PV इज़ इक्वल टू nRT। अब यहाँ प्रेशर हम गैस के लिए P यूज़ करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम P की जगह पे पाई लेते हैं, पाई V दैट इज़ इक्वल टू nRT एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसको कहा जाता है वॉट हॉफ इक्वेशन, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सी वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू द फ्रेश वाटर बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ, दिस इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू जितनी भी ये वाटर की फिल्ट्रेशन हो रही है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, बेंजीन और जो टॉलिन का मिक्सचर है दिस इज़ द आइडियल सोल्यूशन। क्या है ये? आइडियल सोल्यूशन है। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? ज़ीरो होता है। देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम, पहले और बाद में कोई चेंज वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। इसी तरह डेल एच क्या होती है? ज़ीरो, कोई हीट ना ही एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज़ होती है। और ये राउट्स लॉ को भी क्या करता है? फॉलो करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, आइडियल सोल्यूशन। नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मोलैरिटी ऑफ 25% सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी मोलैरिटी हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर है 19। तो इसका बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो परसेंट सोल्यूशन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मोलैरिटी में। तो देखें जो परसेंट सोल्यूशन होता है हमें पता है कि 1 ग्राम इन 100 ml, ये पढ़ रखा है हमने, वो कितना होता है? 1% होता है। इसी तरह 20% बनाना है तो 20% के लिए मतलब 25 ग्राम इन 100 ml। बहुत सिंपल। 25% का मतलब क्या है? 25 ग्राम सल्यूट 100 ml वाटर में। तो मैस भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। अब मोलैरिटी फाइंड आउट करना कौन सा मुश्किल काम है? तो सिंपल फार्मूला है मैस 25, इसके अलावा जो मोलर मैस है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो 40 होता है, और इसके अलावा 1000, वॉल्यूम कितने में है? 100 ml में। तो 100 इसको डिवाइड करें, इससे ये कैंसिल, 25 को 4 पे डिवाइड करें तो ये 6.5 इसका मोलर आंसर आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, वो कहता है 1000 ppm ऑफ सोडियम इन 50 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन दी सोडियम। ये बहुत थोड़ा कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, बहरहाल इसको आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें इस केस में अगर हम बात करें, अगर किसी भी सॉल्ट में से उसके कोई भी आयन है उसकी कंसंट्रेशन पूछी जाए तो ये थोड़ा सा आपने देखना होता है इसको किस तरह। देखें इस केस में देखें अगर 23 ग्राम ऑफ सोडियम है तो ये कितने के इक्वल है? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl के इक्वल है। ये हमें पता ही है, ठीक है। अब अगर हम देख लें तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा सोडियम का? वो होगा 58.5 डिवाइडेड बाय 23, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 2.5 ग्राम आ गया NaCl का, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, इट मीन अगर हम इसको मिलीग्राम में लें तो 1 मिलीग्राम, यहाँ से अगर हम मिली ले रहे हैं तो ये भी मिलीग्राम हो जाएगा। तो 2.5 मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के इक्वल हो जाएगा। सोडियम का 1 मिलीग्राम 2.5 मिलीग्राम ऑफ NaCl के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक तो कैलकुलेशन होगी। अब काम हो गया आसान। अब आते हैं ppm पे। देखें जो ppm का फार्मूला होता है वो होता है 1 ppm दैट इज़ इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि इसको 1000 ml भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ NaCl। ये फार्मूला है। अब हमने देखना है कि हमने 1000 ppm ऑफ सोडियम का देखना है। तो भाई इसको 1000 कर दें, 1000 ऑफ सोडियम, तो इसको 1 मिलीग्राम है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं? देखें जो 1 मिलीग्राम है सोडियम का वो इक्वल है 2.5 के। कितने के इक्वल है? 2.5 मिलीग्राम ऑफ सोडियम डिवाइड किया हमने 1000 ml, हमने क्या कर लिया इसको डिवाइड कर लिया। अब देखें 1000 जो है बेसिकली हम ये 1000 जो है इधर लेके गए थे तभी ये 1000 बना था, ठीक है, 2.5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 2.5 बाई 1 ml, जब हम इसको 50 ml में बनाते हैं तो यही सिंपल कैलकुलेशन अब इस तरह हो जाएगी 1000 दैट इज़ इक्वल टू
तो जब 50 ml में यहाँ नीचे 50 लिखेंगे तो डेफिनेटली ऊपर भी 50 लिखना पड़ेगा। तो ये बन गया 50 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 50 ml, क्योंकि हम 1050 में बना रहे हैं। तो अब देखें तो ये जो अमाउंट है दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सोडियम। 50 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 125 मिलीग्राम ऑफ सोडियम होगा। तो 1000 ppm ऑफ सोडियम जो होगा 50 ml सोडियम क्लोराइड में वो कितना होगा 125 मिलीग्राम होगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन भी आपके एग्जाम में आ सकती है, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 58.5 ग्राम पर मोल, अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग 5.8। देखें इस केस में अगर हम देखें तो मोलर जो सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे आंसर मोलर में हैं, तो ये जो है 1 मोलर सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का जो कि 58.5 ग्राम पर मोल कंटेनिंग है। तो ये 1 मोलर सोल्यूशन होता है। जब देखें जब हमारे पास 5.85 होगा, क्या होगा 5.85 होगा, तो डेफिनेटली ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा 0.1 मोलर बन जाएगा। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 0.1 मोलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 वो कहता है इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज होती है एक्सेप्ट। पोटाशियम क्लोराइड की भी जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीज़ होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसी तरह लेड नाइट्रेट की बात करें तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बट ये ग्राफ देखें, अगर आप एफएस की बुक में ये ग्राफ गिवन है सारी वैल्यूज़, तो इस केस में देखें जो सीरियम सल्फेट है, तो इस केस में टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो इसकी बहुत ही सिंपल रीज़न है। देखें जो सीरियम सल्फेट है, दीज कंटेनिंग दी हाईली चार्ज्ड आयंस, इनके पास क्या हैं हाईली चार्ज्ड आयंस हैं। सीरियम का देखें तो इस केस में Ce3+ चार्ज है। इस तरह सल्फेट का देखें तो 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये बहुत ज़्यादा चार्ज स्पीशीज़ हैं। तो ये क्या होता है, ये सराउंडेड हो जाती हैं बाय दी हाईली ऑर्डर्ड स्फीयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको बहुत ज़्यादा सराउंड कर लेते हैं और ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसके बाद इस जो वाटर जो होता है वो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। ये आयंस वाटर के अंदर इसकी डिज़ोल्वेशन नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है डिक्रीज़ कर जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। वो कहता है कि अ 5 ppm स्टॉक सोल्यूशन है ऑफ सोडियम क्लोराइड है वाज मेड इन 25 ml है, तो व्हाट कंसंट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड इन दी 50 ml? तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ये है डाइल्यूशन लॉ। क्या है? डाइल्यूशन लॉ है। ठीक है, डाइल्यूशन लॉ कहता है C1V1 दैट इज इक्वल टू C2V2। ये आपने पढ़ रखा है। स्टॉक सोल्यूशन, दिस इज़ दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन, स्टॉक एंड रिक्वायर्ड। तो स्टॉक हमारे पास क्या है 5 ppm C1 है, वॉल्यूम किस में है 25 में है। C2 हमने फाइंड आउट करना है कितने वॉल्यूम में 50 ml में। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो C2 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड करें। ठीक है, तो 5/2 को डिवाइड करें तो ये आंसर कितना आएगा 2.5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ppm इज़ इक्वल टू, ये 2022 के PPSC के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, नोट कर लें। ठीक है, ppm इज़ इक्वल टू, ppm के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। 1 ppm इक्वल होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर, या आप कह सकते हैं 1 मिलीग्राम पर 1000 ml, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह 1 ppm को अगर आप माइक्रोग्राम में लिखते हैं तो 1 माइक्रोग्राम पर ml, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ग्राम में भी लिखा जा सकता है, इसको लीटर में भी, केजी में भी लीटर में भी लिखा जा सकता है। तो ये सारी इसके करेक्ट ऑप्शन है। सो सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय, देखिए जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है उसको किस मेथड से मेजर कर सकते हैं? स्टैटिक मेथड भी यूज़ करते हैं, डायनामिक मेथड भी यूज़ करते हैं, एंड ऑसवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इनको आप लाजमी देख लेना है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं वेपर प्रेशर को डिटरमिन करने के लिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ऑल ऑफ दीज आर दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26।
क्वार्टरल मेथड्स इज़ यूज टू मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फेमस मेथड है। क्वार्टरल मेथड इज़ यूज टू मेजर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए भी यूज़ करते हैं क्वार्टरल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th। वो कहता है कि 0.5% सोल्यूशन ऑफ अननाउन कंपाउंड है विल रिक्वायर द एग्जैक्ट पीपीएम कंसंट्रेशन। तो परसेंट सोल्यूशन गिवन है, तो वो कहता है कि अननाउन कंपाउंड है, ठीक है, उसका सोल्यूशन है, तो एग्जैक्ट पीपीएम क्या बनेगी उसकी। देखिए इसका सिंपल फार्मूला है, आप पीपीएम को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर परसेंट सोल्यूशन दिया होगा तो उसको पीपीएम में, शॉर्ट ट्रिक है। तो इसका फार्मूला आपने क्या लिखना है कि पीपीएम दैट इज़ इक्वल टू परसेंट सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10,000, नोट कर लें। पीपीएम दैट इज़ इक्वल टू परसेंट सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10,000, इनमें से कोई एक वैल्यू गिवन हो, या परसेंट या पीपीएम आप दूसरी काउंट कर सकते हैं। तो अब इस केस में हमने पीपीएम निकालना है, तो परसेंट सोल्यूशन कितना दिया है 0.5 है, मल्टीप्लाई 10,000, इसको डिवाइड करें 10, एक से एक कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5,000 पीपीएम सोल्यूशन इस केस में बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th। What will be the molarity of acetic acid solution containing the 99.8% purity और डेंसिटी भी गिवन है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो मोलैरिटी है और नॉर्मेलिटी है ये 2 वेज में कैलकुलेट होती है। ये डिपेंड करता है कि आइदर योर सल्यूट इज़ लिक्विड और सॉलिड, आपका सॉलिड फॉर्म में है सल्यूट या लिक्विड फॉर्म में है। लाइक सॉलिड फॉर्म में डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लाइक जिस तरह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रो Al2 एल्यूमिनियम, जिस तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH थ्राइज है। तो ये सॉलिड सब्सटेंसेस हैं। तो इस केस में बहुत सिंपल फार्मूला है जो हम यूज़ करते रहते हैं मोलैरिटी का, जो एफएससी की बुक में भी गिवन है। तो मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये सॉलिड के लिए यूज़ होता है, नोट कर लें। जब भी बात आएगी लिक्विड की, तो याद रखें लिक्विड के केस में, अब जब लैब में आपने काम किया होगा, बीएस की होगी, तो जब भी किसी लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हैं, मोलर सॉल्यूशन या नॉर्मल, तो सबसे पहले उसकी जो बॉटल होती है उसके ऊपर परसेंटेज प्योरिटी भी देखते हैं, और इसके अलावा उसकी जो डेंसिटी होती है वो भी देखते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं, जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, या आप कह लें कि जो डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी डिफरेंट परसेंटेज प्योरिटी होती है और डेंसिटी होती है। तो इसलिए जब भी आपने सोल्यूशन बनाना होता है लैब के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने रटी रटाई वैल्यू याद रख लेनी कि HCl कितनी डेंसिटी है, नहीं, आपने वहाँ देखना है कि उस केमिकल की परसेंटेज प्योरिटी और डेंसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने कैलकुलेशन करनी होती है। तो लिक्विड के केस में फार्मूला हम यूज़ करते हैं मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी के लिए, परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय मोलर वेट। सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी दी मोलैरिटी। परसेंटेज प्योरिटी गिवन है 99.8 है, डेंसिटी कितनी है 1.05 है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड मोलर वेट कितना होता है एसिटिक एसिड का 60 होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 17.4 मोलर। तो ये MCQ जो है ये मैंने ली है आपकी FSC पंजाब पब्लिक जो टेक्स्ट बुक है, वहाँ की FSC की बुक में एक टेबल गिवन होगा जहाँ HCl की, नाइट्रिक एसिड की, और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की और एसिटिक एसिड की परसेंटेज प्योरिटी और डेंसिटी गिवन होगी। अगर आपको ये चीज़ें दे दी जाती हैं तो आप इजीली कैलकुलेट भी इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैव अपर एज वेल एज लोअर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। देखें स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सुलेट टेम्परेचर होता है ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर 2 जो सब्सटेंसेस होती हैं वो मिक्सचर की फॉर्म में आती हैं और उनकी मिसिबल लेयर बनाती हैं, तो उनको कहते हैं कॉन्सुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी उनको कहा जाता है। देखें कुछ सब्सटेंसेस, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही कॉन्सुलेट टेम्परेचर होता है, या तो अपर होता है या तो लोअर होता है एक ही है। लाइक फिनोल वाटर सिस्टम की बात करें तो इसका अपर कॉन्सुलेट जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू होती है। इस तरह एनिलीन वाटर सिस्टम की भी एक ही वैल्यू होती है, जो कि कॉन्सुलेट टेम्परेचर इसका कितना है वो 167 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह मेथनॉल साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो इसका होता है 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड। बट जो निकोटीन वाटर सिस्टम है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसका जो कॉन्सुलेट टेम्परेचर होता है
वो बोथ होता है, अपर भी होता है लोअर भी होता है। जब अपर जाएगा उस रेंज से तो तब भी मिसिबल लेयर में जाएगा, और जब लोअर होगा तब भी मिसिबल लेयर में रहेगा। तो इस केस में जो इसकी अपर की वैल्यू है, अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर की वैल्यू है इस केस में, तो वो होती है 210 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इसकी लोअर कॉन्सुलेट टेम्परेचर की वैल्यू होती है इस सिस्टम की, वो होती है 61 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन है 30। 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ इट। तो 1 लीटर सोल्यूशन है और 4 ग्राम है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी आपके पास ऐसे सोल्यूशन हो या ऐसे कंपाउंड्स हों जिनकी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन क्या हो, सेम हो, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इन केसेस में इनके क्या हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन क्या हैं, सेम है, एक है इस केस में भी, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो इन केसेस में इनकी जो मोलैरिटी होती है वो इक्वल होती है किसके, नॉर्मेलिटी के, हमेशा इक्वल होती है। तो जब हम इसका डिफरेंस देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इक्वल होती है, जब हम डिफरेंस लेंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू 0 होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। ये थे जो क्वेश्चन सॉल्यूशन केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली जो कैलकुलेशंस हैं, मोलर, नॉर्मल, मोलल, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, ये सारी जो सॉल्यूशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं छोटी छोटी। और इसके अलावा कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से, तो उनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।